नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर मनोज कुमार गुजर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं भौतिक विज्ञान की विशेष कक्षाओं में। दोस्तों, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था। कल और परसों दो दिन किसी कारणवश से अपना टॉपिक चल रहा था गति की काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के अंदर अपन ने गति की समीकरणों को व्युत्पन्न करना सीख रहे थे। जैसे ही अपन ने गति के समीकरणों को व्युत्पन्न करना सीखा तो उस दौरान अपन ने ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों को व्युत्पन्न किया था। आज अपन कलन विधि से दूसरी जो विधि है कलन विधि से गति की समीकरणों को व्युत्पन्न करना सीखेंगे। तो देखिए कलन विधि से गति की समीकरणों को किस प्रकार से व्युत्पन्न करते हैं। और आज अपन कोशिश करेंगे गतिकी का जो भाग है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि गतिकी के भाग में केवल ये 3 समीकरणें हैं जो अपने को व्युत्पन्न करनी है। और इसके अलावा थोड़ा सा प्रक्षेप्य का थोड़ा सा भाग है, वो ज़्यादा डिटेल में नहीं है। आपके सिलेबस में प्रक्षेप्य से संबंधित गति परिभाषा है और उनके प्रक्षेप्य का उड्डयनकाल और क्षैतिज परास के बारे में कुछ आपकी उसमें दिया गया है टॉपिक में। तो देखिए कलन विधि से गति की समीकरणों को व्युत्पन्न करना सीखेंगे अपन। तो गति की पहली समीकरण को जब कलन विधि से अपन सॉल्व करते हैं तो अपन सबसे पहले वहां त्वरण की परिभाषा का प्रयोग करते हैं। त्वरण की परिभाषा कहती है a बराबर dv/dt, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण के नाम से जाना जाता है। यहाँ से अपन इनको वज्र गुणा कर देंगे, 1 लगा देंगे तो dv बराबर आ जाएगा adt। dv बराबर क्या आ जाएगा adt। दोनों तरफ समाकलन कर देंगे u से v तक dv a dt 0 से t तक, u से v तक v है, u से v तक a t है 0 से t तक, v माइनस u अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर a, अपर लिमिट t माइनस 0 t, v माइनस u बराबर a t, v बराबर u प्लस a t। यही गति की पहली समीकरण होती है। कहने का मतलब a बराबर dv, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। dv के बराबर dv बराबर a dt कर दिया, दोनों तरफ समाकलन कर दिया 0 से v तक और 0 से t तक। तो अपने को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाया तो अपने गति की पहली समीकरण प्राप्त होती है। इसी प्रकार से यदि बात करें अपन गति की दूसरी समीकरण की, तो यहाँ पर दूसरी समीकरण के लिए अपन वेग की परिभाषा लेते हैं। वेग की परिभाषा होती है v = ∂x/∂t। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर अपन वज्र गुणा करेंगे v dt बराबर ∂x dx। यही तरीका, मतलब कि आपको याद रखने का तरीका, पहली समीकरण को त्वरण की परिभाषा से, दूसरी समीकरण को अपन किससे करते हैं, वेग की परिभाषा से। v dx बराबर क्या आ जाएगा, v dt आ जाएगा। dx को 0 से s तक समाकलन कर देंगे u। अब देखो v की जगह पहली समीकरण में v बराबर u प्लस at होता है, उसकी वैल्यू रखेंगे u प्लस at इंटू dt। आगे बात समझ में। 0 से s तक ∂x dx, u को बाहर ले लेंगे dt प्लस at dt। तो यहाँ पर आ जाएगा अपना 0 से s तक बराबर s u, 0 से t तक समाकलन कर देंगे इधर, प्लस a t² 2, 0 से t तक समाकलन कर देंगे तो s बराबर ut प्लस हाफ at²। इस प्रकार से अपने गति की दूसरी समीकरण पर प्राप्त होती है। अब देखते हैं गति की तीसरी समीकरण। जो गति की तीसरी समीकरण है वो भी त्वरण की परिभाषा से प्राप्त होती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ता है। जैसे गति की तीसरी समीकरण की बात करेंगे अपन, तो तीसरी समीकरण में होता है a = ∂v/∂t होता है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a = ∂v/∂t, ऊपर और नीचे ∂x से गुणा कर देता हूं तो ये हो जाएगा a = v dv/dx। तो a dx = v dv, ये आ जाएगा अपना a dx = v dv, या v dv = a dx लिख सकता हूं। इसको अपन u से v तक और 0 से और x तक या 0 से s तक समाकलन कर देते हैं। u से v तक v dv बराबर a, 0 से s तक ∂x। ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v माइनस u आ जाएगा इधर। तो नहीं, इसका क्या होगा, v dv का क्या होगा, v²/2 u से और v a ∂x की dx की जगह कितना आ जाएगा, x, 0 से और s। ठीक है, अब अपर लिमिट क्या है, इधर अपर लिमिट है v²/2 माइनस इधर लोअर लिमिट क्या है u²/2 बराबर a, अपर लिमिट क्या है s माइनस 0। तो v² 2 से गुणा कर दो पूरी संख्या को, तो v² माइनस u² बराबर 2as, v² बराबर u² प्लस 2as। यही होती है गति की तीसरी समीकरण।
कहने का मतलब ए बराबर, अपन त्वरण की परिभाषा लगाएंगे इसमें, और डेल एक्स से ऊपर और नीचे दोनों साइड में गुणा कर देंगे तो एक तो वेग बन जाएगा, और दूसरा, और दोनों साइड में v से u तक और 0 से s तक लेकर के अपन क्या कर देंगे, गति की तीसरे समीकरण को व्युत्पन्न कर सकते हैं। ये था अपना गतिकी का कुछ भाग जिसमें गति की समीकरणों को अपन ने व्युत्पन्न करना सीखा है। इसके पश्चात अपना एक और चीज आती है इसके अंदर, प्रक्षेप्य गति। गतिकी के अंदर ही एक और चैप्टर है छोटा सा, प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति, देखिए प्रक्षेप्य गति क्या होती है, जब कोई भी वस्तु है उसको धरातल से कुछ कोण के ऊपर फेंका जाता है, ये धरातल है, इसे किसी भी वस्तु को यहां से इस प्रकार से फेंका जाए कि एक कोण बने, यहां से फेंक रहे तो एक कोण बनेगा, तो उस दौरान जो गति होती है उसको बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। तो एक्स अक्ष के साथ जो आता है उसको बोलते हैं यू कोस थीटा, आप ये भली भांति जानते हैं, और वाई अक्ष के साथ जो आता है उसको बोलते हैं यू साइन थीटा। यहाँ पर ओ बिंदु है जहां पर वेग का मान 0 होता है, इसके पश्चात आगे जाते हैं तो वेग का मान u होता है, और तथा अंत में पहुंचते वेग का मान, अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी v हो जाता है। इसके मध्य भाग के अंदर ऊंचाई का मान अधिकतम होता है जिसे h मैक्सिमम के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर अपन सबसे पहले जो चीज निकालते हैं उसको यहां से और यहां तक निकालने के लिए, तो उसको ux बराबर मैं लिख सकता हूं यहाँ पर x डायरेक्शन में u cos थीटा, और यदि y डायरेक्शन की बात करें तो vy बराबर u sin थीटा में लिख सकता हूं। आगे बात समझ में। इसके अंदर अपन 3 चीजें ज्ञात करेंगे। 3 चीजों में जो पहला आता है उसको बोलते हैं उड्डयन काल। पहले को बोलते हैं उड्डयन काल। उड्डयन काल का मतलब होता है कि किसी कण को फेंका गया, यहां से और यहां तक फेंका गया, तो यहां से और यहां तक आने में जितनी देर तक उड़ा तो उसके दौरान कितना क्या समय लगा, उसको बोलते हैं उड्डयन काल के नाम से जाना जाता है। यदि देखिए यहां पर अपन बात करें तो गति की पहली समीकरण का उपयोग करते हैं v बराबर u प्लस at, ठीक है। जैसे किसी कण को फेंका गया तो प्रारंभ में तो कुछ ना कुछ वेग होगा, कण को फेंका जाएगा तो, लेकिन जैसे ही कण लास्ट में इस स्थिति पर पहुंचेगा तो कण का जो वेग है वो 0 हो जाएगा। तो v का मतलब क्या होता है, अंतिम वेग, तो ये तो 0 हो गया। यूं इस प्रकार से फेंक रहे हैं अपन, तो x डायरेक्शन के अंदर वेग लेंगे तो वेग का वैल्यू आएगी u cos थीटा, और a पृथ्वी जो गुरुत्वाकर्षण बल है एक की जगह माइनस जी आएगा, क्योंकि अपन गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, a इज इक्वल टू माइनस जी टी, ठीक है। देखिए यहां से और यहां तक का टाइम होता है t, और एक ये t प्लस टी बराबर कितना होता है 2t होता है, ठीक है। और v इज इक्वल टू यहां पर 0 होता है ना, इस पॉइंट के ऊपर 2t बराबर t होता है ना, कहने का मतलब 2t इज इक्वल टू कितना आएगा अपना t आएगा, ठीक है। तो इधर क्या आएगा gt इज इक्वल टू u cos थीटा आएगा, ठीक है। तो t की वैल्यू निकालेंगे अपन यहां से, तो u cos थीटा अपॉन g आएगा, ठीक है। और t की वैल्यू होती है अपनी, यदि यहां से बात करें t बराबर 2t बराबर कितना होता है, यहां से देखा ना अपन t है, तो 2t बराबर कितना होता है अपना t, तो यहां से t की वैल्यू निकालेंगे तो t/2, तो t/2 यहां रखता हूं मैं, और u cos थीटा अपॉन g, तो t की वैल्यू आएगी यहां से 2u cos थीटा अपॉन g, 2u cos थीटा अपॉन g। ये होता है किसी कण का उड्डयन काल, मतलब कि उड़ने में किसी कण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फेंकने में जितना समय लगता है उसे कण के उड्डयन काल के नाम से जाना जाता है। देखिए इसके पश्चात उड्डयन काल के बाद में अपना दूसरा नंबर आता है। 3 चीजें हैं आपके सिलेबस के अंदर, देखता हूं मैं क्या क्या है। एक तो उड्डयन काल है, एक अधिकतम ऊंचाई है, और एक है आपका प्रास है। देखिए दूसरा है अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई मतलब कि कण को इस प्रकार से फेंका गया कि वो अधिकतम ऊंचाई को किस प्राप्त करे, तो अधिकतम ऊंचाई को v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये कैसे लगाएंगे अपन, क्योंकि ऊंचाई इसी में आती है। फेंका गया v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, इस पॉइंट के ऊपर u cos थीटा का होल स्क्वायर 0 बराबर -2gh। आगे बात समझ में, h की वैल्यू निकालेंगे तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये होता है अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2g अधिकतम ऊंचाई।
मतलब कि अधिकतम ऊंचाई निकालेंगे तो इस पॉइंट के ऊपर, मतलब कि किसी कण को फेंका गया है तो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, ज्यादा ही ज्यादा। देखो जैसे मैं इसको फेंकूंगा तो एक पॉइंट आएगा उसके यहाँ तक जाएगा, फिर वापस नीचे आने लग जाएगा, तो इसको बोलते हैं अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई पर कण का वेग का जो मान है जो कितना होता है, 0 होता है। लेकिन नीचे से फेंकेंगे तो कण को कुछ ना कुछ वेग देना पड़ेगा तभी वो आगे जाता है, इसलिए h = u² cos² θ/2g जो आता है वो वैल्यू आती है। इसके बाद में एक और आता है अपना आपके सिलेबस में है प्रास। प्रास का मतलब क्या होता है? प्रास का मतलब होता है कि यहां से और यहां तक कण को फेंका गया है, यहां से और यहां तक कण को फेंका गया है, तो कण को फेंकने के पश्चात वो कितनी दूरी तय करता है, कितनी दूरी। तो इसके अंदर अपन s = ut + हाफ, ये आप खुद निकाल के लाएंगे, मैं आपको तरीका बताता हूं इसका। s = ut + हाफ at²। s क्या है? दूरी है, कितनी तय कर रहा है। दूरी कौन सी डायरेक्शन में? y डायरेक्शन के अंदर तय कर रहा है ना। दूरी y डायरेक्शन, x एक्सिस के अंदर, y एक्सिस का कोई मतलब ही नहीं, यहां से फेंकेंगे x डायरेक्शन के अंदर तय कर रहा है ना। तो देखो ux sx, u कितना आएगा? u cos थीटा, t है अपना 1/2 - gt²। यहां से अपने को वैल्यू, दूरी की वैल्यू निकालनी है, तो sx बराबर आ जाएगा u² cos² थीटा t - 1/2 gt²। ठीक है, t की जगह वैल्यू रख देंगे अपन वही t/2, और अपन इसको sx = u² cos² थीटा t - 1/2 gt²। यही किसकी वैल्यू होती है? अपना जो प्रास की जो वैल्यू होती है वो ये होती है। अपन ने आज डिस्कशन किया कि देखिए, मैं दोबारा से बता देता हूं आपको, प्रक्षेप्य गति ये होती है कि कोई भी कण है उसको इस प्रकार से फेंका जाए कि वो कण एक प्रवलाकार पथ के ऊपर गति होती है। ये एक बार क्वेश्चन है, एनडीए एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था 2004 के अंदर। वो क्वेश्चन ये था कि प्रवलाकार प्रक्षेप्य गति किस प्रकार की गति होती है? प्रवलाकारी गति होती है। और ये प्रक्षेप्य जो गति होती है ये द्विविमीय गति का एक उदाहरण है, ये द्विविमीय गति का उदाहरण है। और यदि आपसे क्षैतिज प्रास, ऊंचाई और क्या नाम है, अधिक क्षैतिज प्रास, ऊंचाई ये पूछे तो आप कर ही सकते हो, निकाल सकते हैं आप आसानी से। और उड्डयन काल ये चीज पूछे तो अपन कल आज अपना इसी के साथ अपना गतिकी का जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। उससे पहले कि अपन नया चैप्टर शुरू करें, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कल अपन बहुत अच्छे प्रक्षेप्य गति से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और टॉपिक्स देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।